जो जिंदा होगा वो जिंदा लोगों से मोहब्बत करेगा, वो चाहे किसी धर्म के हो, किसी नस्ल के हो, किसी जात के। मेन स्ट्रीम मीडिया जो ये कर रही है, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल में ये चीज दिखाई जा रही है। गेमिंग वीडियो को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पे अटैक कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? जिस दिन ये अटैक हुआ था, हमने पुलवामा का बदला लेने के लिए पहला अटैक किया था रात को, तो उस दिन मैं रिपब्लिक टीवी देख रहा था। मैं अगर चाहूं तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो फेमस है बंदा चीखे मारने की, मुबारकबाद दे रहा था फौजियों का, बहुत बहुत मुबारक, ये हमला हो गया, चीयरिंग टाइम, ये डांसिंग टाइम, मतलब वो इस चीज को उल्लास मना रहा था। लेकिन मैं समझता हूं कि मौत चाहे दुश्मन के घर में हो, माँ तो उसकी भी रोएगी, और मौत मेरे घर में हो तो माँ तो मेरी भी रोएगी। किसी के लाश के ऊपर डांस करना ये भारतीय सभ्यता की निशानी कभी भी नहीं रही। ये दरिद्रता की और मैं कहूंगा कि शैतान की एक निशानी हो सकती है, लेकिन ये जो देवताओं का देश है उसकी निशानी नहीं हो सकती। तो जैसे हमारे टीचर कहा करते थे ना कि भैया शहर के बाहर पकौड़े की वो काट लगा लेना, लेकिन जर्नलिस्ट बनना है तो आपका समाज के प्रति कोई जवाबदेही है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक कर रही है अभी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में। जितने भी बड़े चैनल हैं वो अपने आका को खुश करने में लगे थे, लेकिन आका तो दुखी हो गया। देखो, अगर हम युद्ध के दौरान हिंदू मुस्लिम करते हैं तो हम मोर और लेस पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि जो आज के टाइम पे हिंदू मुसलमान कर रहा है वो पाकिस्तानी ज्यादा है, भारतीय कम है, क्योंकि यही तो मोटिव है पाकिस्तान का। 47 में हमने क्या दिया है? 10 लाख लोगों की जाने, जिसमें 1.5 लाख सिर्फ औरतें रेप हुई थी। आज तक को वो कहानी सामने नहीं आई। तो दोस्तों, आखिरकार युद्ध का आगाज हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो होते हैं बॉर्डर स्टेट, और उसमें भी पंजाब जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है युद्ध का, चाहे 1971 का युद्ध हो या फिर 2025 का अभी। और क्या हालात हैं अभी पंजाब के अंदर, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अभी गुरमिंदर सिंह सर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। जैसे हालात हैं अभी उसके अंदर कैसे हालात हैं अभी? हालात ये है कि कभी भी कोई आवाज आसमान में शोर आता है तो पता चलता है कि हमारे देश का लड़ाकू विमान गुजर गया, या अचानक से खबरें आती है कि आपके 20 किलोमीटर, आपसे 50 किलोमीटर दूर एक ड्रोन गिराया गया, उससे कुछ लोग जल गए हैं, कुछ लोग इंजर्ड हो रहे हैं। और रात को भी जब सायरन बजते हैं, जब ब्लैकआउट होता है, तो मतलब पता नहीं चलता, कि अलर्ट रहते हैं, नींद नहीं आती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो औपचारिकता सी हो गई है कि जिंदगी का जैसे हिस्सा बन गया हो, कि जब तक लाइट गई हुई है तो ब्लैकआउट है, तो वी आर ऑन अलर्ट। तो जब तक अलर्ट है तो खतरा, हमला कहीं से भी कहीं भी हो सकता है। तो वो चीजें हैं कि आपको एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपका शहर, आपका देश, वो लड़ रहे हैं। फौज अपना काम कर रही है, लेकिन सिविलियंस भी उस लड़ाई का उतना ही हिस्सा है जितना सरहद पे बैठा फौजी। क्योंकि अब वो टग ऑफ वार तो रही नहीं कि आमने सामने से लड़ाई होगी, अब तो ऊपर से आते हैं पतंग। वो ड्रोन आ गया, वो टर्की का बना हुआ ड्रोन आ गया, वो चाइना का बना हुआ मिसाइल आ गया, तो वो कहाँ गिरेगी? जो उसका टारगेट है उसी के हिसाब से उसको निशाना, तो कोई भी निशाना हो सकता है। तो उस चक्कर में आप कह नहीं सकते कि जैसे यूपी के लोग आराम से बैठे लड़ाई देख रहे हैं, जैसे गुजरात के लोग आराम से बैठे लड़ाई देख रहे हैं, हम जो पंजाब के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग का मैं इन सूबों का नाम लूंगा क्योंकि यहाँ कभी भी कोई भी हमला हो सकता है। तो हमारी वो जिंदगी नहीं रही, हम जंग में उतना ही वाबस्ता लगे हुए हैं जितनी हमारी फौज लगी हुई है। अच्छा, तो कैसे अभी हालात कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे आपके आसपास में बॉम्ब गिर रहे हो या अटैक हो रही हो, ऐसे कुछ आपके आसपास के हालात?
देखो, फिरोजपुर में अभी मैं परसों आया हूँ, तो कल वहां पे हमले हुए हैं। फिरोजपुर में एक उसका डेबरी गिरा है ड्रोन का, लेकिन वो जब हमारी एंटी ड्रोन मिसाइल ने उसे गिराया तो निश्चित रूप से वो जला हुआ आग लेके ही, लपटे लेके ही गिरेगा। तो वो एक फैमिली के ऊपर गिरा, 3 लोग आग में लपेट में आ गए, तो बुरी तरह से वो झुलस गए हैं, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। ऐसे ही परसों 8 तारीख को जब दरबार साहब, हरमंदिर साहब की बत्तियां थी, रात को बंद करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया था, तो एहतियातन जहां की आज तक बत्तियां नहीं बंद हुई सदियों से, वो भी बंद करनी पड़ी बाहर की बत्तियां के, क्योंकि पाकिस्तान की इच्छा ये है कि लड़ाई तो होती रहे लेकिन हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कम्युनल डिस्टरबेंस भी पैदा की जाए। तो भारत की सरकार उसको भी मद्देनजर रख के लड़ाई लड़ रही है। सिर्फ मोर्चा एक नहीं है, हमें कम्युनल हार्मनी भी देखनी है। इस्लामिक लोगों को, सिख लोगों को, सबको वाबस्ता, मतलब सब भारतीय हैं। अब कोई भी आपस में जो खींचातानी रेगुलर रहती है वो एक और बात है, लेकिन जब हमारे देश के ऊपर हमला हो गया है तब वो अब खींचातानी पीछे चलेगी। अब सब फ्रंट पे भारतीय होके लड़ रहे हैं, तो उस चक्कर में पाकिस्तान को तो लग रहा है ना कि लेकिन सर सवाल यह है कि जिस तरीके से देखा जा रहा था, भारत ने किसको निशाना बनाया था? आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान के, यहां तक कि सैन्य ठिकानों को भी नहीं बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पर वॉर किया जा रहा है। यहां तक मैं न्यूज में सुन रहा था कि गोल्डन टेम्पल तक को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? देखो, पाकिस्तान को बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे उसने 80s में पंजाब में एक पूरी की पूरी खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी, क्योंकि जब से 71 से हमने बांग्लादेश क्रिएट किया है, वहां पे भी उसने जो गुरुद्वारों को बहुत बड़े लेवल पे टारगेट किया था, गुरु तेग बहादुर साहब के और गुरु नानक देव जी के, वहां पे हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं बांग्लादेश में, ढाका में। इनफैक्ट जो ढाका यूनिवर्सिटी है वो गुरुद्वारे की जमीन में ही बनी हुई है। मतलब इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है गुरुद्वारे की। जो ढाका यूनिवर्सिटी जिसके हम देखते हैं ना प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब वो गुरुद्वारे के साथ सटी हुई है, उसी प्रॉपर्टी में है। तो वहां पे भी उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वो दोबारा से बने हैं। तो उनका पाकिस्तान का टारगेट जो है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए। जैसे मुसलमानों को कि आप तो हिंदुस्तानी आपको मारते हैं, आप बदला लो, सिखों को आपको हिंदुस्तानी मारते हैं, आप बदला लो। ये उनकी टेक्निक है, ये उनका हथियार है कि जो हमारी कल्चरल इंटेग्रेशन है या डाइवर्सिटी, इंटेग्रिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको तोड़ा जाए। क्योंकि अगर देश अंदर से टूटेगा तो उसको बाहर से नेस्तनाबूद करना उतना ही आसान रहेगा। ये उसकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और इसीलिए तो हर आए दिन कोई ना कोई जो बेरोजगार बच्चे हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो इस्लामिक हो या दूसरे, उनको पैसे देके प्रमोट किया जाता है कि आप लोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज करो। वो ये उनका एक पुराना चलन है। तो सर, भारत का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब है, वहां की आम जनता क्या सोचती? देखो, जो दोनों पंजाब के लोग हैं वो कभी जंग नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जंग जब भी होगी तो वो जंग का मैदान पंजाब ने ही बनना है। तो उधर का पंजाब हो, इधर का पंजाब हो, मरना पंजाबी माँ के बेटे नहीं है, ज्यादातर नुकसान उन्हीं का होना है। लेकिन अब पंजाब ही टारगेट में क्यों आता है, कश्मीर ही टारगेट में क्यों आता है? क्योंकि कश्मीर तो कोर इशू है 1947 से लेके कि वो हमारा है, हिंदुस्तान कहता है हमारा है। कश्मीर वाले पहले कहते थे कि हम जी ना पाकिस्तान के हैं ना भारत के हैं, लेकिन अब वो बोलने लग गए हैं कि हम भारत के हिस्सा हैं। अभी वो एक डायलॉग शुरू हो गया है। लेकिन पंजाब में कंटोनमेंट बेसिस इतने ज्यादा हैं, वो इंडिया की पहली डिफेंस लाइन है, वो पहली फ्रंट लाइन है, ठीक है ना। लोग भी वैसे ही है वहां पे कि वो सॉफ्ट बैली नहीं है इंडिया की, वो फ्रंट लाइन है, वो एकदम से तैयार है लड़ने के लिए। राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां से सिविलियन और एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत दूर है, वहां पे कंटोनमेंट बेसिस नहीं है। गुजरात में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इस चक्कर में हम कहते हैं ना कि वो पंजाब में हमला करते हैं, राजस्थान और गुजरात में क्यों नहीं करते?
उनका टारगेट होता है मिलिट्री स्टेशंस को डिस्टेबलाइज करना, मिलिट्री स्टेशंस को टारगेट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। तो उस चक्कर में भी पाकिस्तान को सबसे पास में पंजाब पड़ता है, और जो सिविलियन कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन करती है पंजाब के बॉर्डर से लेके हर जगह पे, हर मतलब फरलांग पे आप कह लो कि 2 किलोमीटर के बाद एक गांव है पंजाब में, इतनी डेंस पॉपुलेशन है। तो उस चक्कर में उनको वो टारगेट भी सॉफ्ट मिल जाते हैं। अगर वो सरहद पार के 20 किलोमीटर से भी फायर करते हैं ड्रोन को, मिसाइल को, तो वो पंजाब के किसी ना किसी पॉपुलेटेड एरिया में ही गिरेगी, विच इज नॉट पॉसिबल इन राजस्थान और इन गुजरात। और जो लड़ाई है वो कश्मीर की है, तो उन्होंने जो मुद्दा है कश्मीर का वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उछालना है। तो उसके लिए वो लड़ाई वहीं रहेंगे जहां पे कश्मीर के साथ सटे हुआ है पंजाब, तो वो पंजाब और कश्मीर पे रह जाता है। तो पंजाब, ये दिक्कत सबसे बड़ी है कि पंजाब के लोग ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं और पंजाब के लोग ही नुकसान करते हैं, जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो। अभी पंजाब के बॉर्डर से सैकड़े गांव के लोग हैं जिनको ट्रॉलीज में अपना सामान बांध के अब खुले आसमान के नीचे लोग रह रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता कि खाना कौन देगा, कहां से आएगा। ठीक है, लंगर आते आते भी टाइम लगता है, गुरुद्वारों की वो एक बैकलॉग चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे उस लेवल की तैयारी नहीं है पंजाब में, कि कंफ्यूजन है। अभी किसी को ये डिप्टी कमिश्नर के जो कमांड्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो एसडीएम को ही नहीं पता हो रहा है कि क्या हो रहा है, एसडीएम आगे क्या देगा। तो जो आगे लोगों ने हमारी जो ह्यूमन चेन बननी है, जो ह्यूमन बैंक बनना है या फोर्स बननी है सिविलियंस की, उसके पास अभी वो मैसेज जाने में टाइम लग रहा है। आप सबसे बड़ी बात देखो कि हम लोग आज भी सायरन के ऊपर डिपेंडेंट है, हालांकि हमारे इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी पिछले साल ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छे तरह से टेस्ट हो चुकी है कि हम मोबाइल के ऊपर भी, हमें ये मोबाइल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ही तो आना है ना, वो तो कंट्रोल्ड है कि आपको स्विच ऑफ योर लाइट्स, जो भी मैसेज आना है वो यहाँ आ सकता है, लेकिन अभी तक हम वो शुरू नहीं कर पा रहे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू राइट नाउ। बिल्कुल। तो 1971 के वक्त कैसे हालात थे? ऐसे ही हालात थे या फिर इससे भी बदतर हालात थे? 1971 में मतलब जो हालात थे वो पहली लड़ाई थी जो आप मान सकते हो जमीन पे भी, पानी में भी और हवा में, तीनों जगह पे लड़ी गई थी। वहां पे नेवी भी इन्वॉल्व थी, एयरफोर्स भी इन्वॉल्व थी और मिलिट्री भी इन्वॉल्व थी। और लोगों को जब ये ब्लैकआउट का काम था तब तो और भी ज्यादा पशेमानी उन्हें फेस करनी पड़ी थी कि उनको जो हमारी वो काले रंग की तरपाल होती है ना, जो ट्रकों के ऊपर बारिश को लेके, वो तरपाले लाके अपने घरों को छुपाते थे कि अगर रात को जहाज आएगा तो रोशनी भी नजर ना आए और मकान की स्ट्रक्चर भी नजर ना आए, अंधेरे में सिर्फ ब्लैकआउट ही नजर आए। और आज भी जो ब्लैकआउट है वो उतना ही कारगर है जितना वो दूसरे विश्व युद्ध में था, जब ये लंदन ने पहली बार फैसला लिया था, जब जर्मन की फौजों ने हमला किया था लंदन के ऊपर, रात को आते थे वो, उनकी एयरफोर्स आती थी, तो फिर वो उन्होंने लंदन गवर्नमेंट ने फैसला लिया था, जो वहां का सिटी मैनेजमेंट थी, कि लाइटें ऑफ कर दो। तब से ब्लैकआउट एक वार का बड़ा इंपॉर्टेंट वेपन बन गया है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि आज गूगल चल रहा है, सैटेलाइट चल रहा है, उसके चक्कर में वो ब्लैकआउट का कोई फायदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सैटेलाइट को लाइव इमेज तो देता नहीं, अभी जहां पे उसने तुम्हारी फोटो खींची वो वहां पे लौट के 6 दिन बाद आएगा, तो वो रेगुलर इमेजेस नहीं दे सकता। और जो आपको रडार भी देता है उसके लिए भी ग्राउंड लेवल से सिग्नल आना बहुत जरूरी होता है, जैसे कोई लाइट हो या कोई थर्मल सेंसिटिव, कोई मतलब हम इलेक्ट्रिकल चीज यूज कर रहे हैं, उसकी हीट क्रिएट हो रही हो, तो जब तक वो चीज उनको दिखेगी नहीं, चाहे वो मिसाइल है, चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो जेट है, उसको ग्राउंड लेवल पे कोई रोशनी दिखेगी नहीं तो अपना वो टारगेट लॉक नहीं कर सकता, और जब तक वो टारगेट लॉक नहीं करेगा वो फायर नहीं करेगा। तो ब्लैकआउट आज भी उतना ही बड़ा हथियार है डिफेंस। लेकिन ब्लैकआउट से लोगों को कितना नुकसान होता है? जैसे जिंदगी थम सी जाती है ना। तो देखिए, जिंदगी तो तभी थम गई जब सफर कर रहे हैं, जब पाकिस्तान ने हम रात को देख रहे थे, जब उन्होंने सैकड़े ड्रोन भेजे
मतलब आसमान में ऐसे था जैसे दशहरे वाले दिन जब राम जी रावण को वध करते हैं, उसके बाद पटाखे फटते हैं, तो ऐसे हालात थे। तो आप देख सकते हैं कि वो ड्रोन आ रहा है और हमारी मिसाइल जो एंटी मिसाइल है वो गई और उसने हवा में ही उसको खत्म कर दिया। तो वो पटाखे हवा में फटे जैसे ऊपर आतिशबाजी फटती है। तो वो मतलब हमने आंखों से देखे, वैसे हालात थे। तो वो तो जो माहौल है वो तो मनों में बस गया है। लेकिन अभी भी क्योंकि लोग पंजाब के जो हैं वो दलेर हैं, इतना वो मौत से खौफजदा नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ चलती चलती अचानक से आपको राशन की दुकान पे लाइन पे लगना पड़े कि हो सकता है परसों राशन मिले ना मिले, आटा मिले ना मिले। मैं 4 रोज पहले 8 तारीख को घर में आटा खत्म हो गया, लेने गया तो पता चला कि वहां पे तो सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। मैंने पूछा उस स्टोर वाले को, कहता सर अब क्या करें, लोग पैनिक करते हैं। अब लोगों को ये भी नहीं कह सकते कि ये आप पैनिक क्यों कर रहे हैं, कहते लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई है, अभी तक क्रॉस बॉर्डर ही अटैक हो रहा है। अभी हमने एक देश ने दूसरे देश का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, और जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं होता तब तक वो वॉर नहीं होती। और जब वॉर हो जाएगी तो इंडिया में वो सेक्शन 532 है या 536, उसके अंडर इमरजेंसी लग जाएगी। हमारे पास वही है। तो वो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो ऑन पेपर्स अभी इंडिया इज नॉट इन वॉर, लेकिन हम खुद को डिफेंड कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एरियाज थे उनको टारगेट किया है, क्योंकि उसने पहलगाम दिया है। उसने पहलगाम से पहले भी कितना कुछ दिया है, और हमने उनको कितनी बार पेपर्स दे दिए कि भैया ये प्रूफ्स पड़े हैं, आप क्यों इनको स्पॉन्सर कर रहे हो। और जब हमने अटैक किया, वो भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर खत्म किया है, तो यू कैन सी के उसके फैमिली के क्रिमेशन में जब वो उसको स्पुर्दे खाक करने आए हैं, तो वो आतंकवादी के साथ मिलिट्री ऑफिसर्स खड़े हैं। तो वो चीजें अपने आप में बयां कर रही हैं, सबूत बहुत है कि आप लोग टेररिस्ट के साथ मिले हुए के साथ खड़े हैं। हाँ, आपकी पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के साथ खड़ी है। जब इंडिया बोल रहा है कि वी आर टारगेटिंग टेररिस्ट ओनली, तो आपकी आर्मी क्यों पंगे ले रही है, क्यों हथियार उठा के आ रही है? चाइना का क्यों 150 आप मिसाइल लेके आ रहे हो? तो आप उनके साथ हो तभी आ रहे हो ना। ये दिक्कत है। तो क्या पीओके को अपनाने का ये अच्छा मौका नहीं है भारत के लिए अपने कब्जे में लेने के लिए? पीओके एक इंटरनेशनल मुद्दा है, उसको जैसे जैसे दिन आगे आ रहे हैं, मतलब वैसे वैसे भारत यूएन के वीटो पावर की तरफ बढ़ रहा है। जब हमारे पास यूएन में एक स्थायी चेयर होगी, एक वीटो पावर होगी, तो जो डिप्लोमेसी होती है ना, उस जैसी हथियार कोई नहीं होती। ये जो वॉर है, अगर हम पीओके में जाएंगे, हमारी फौज जाएगी, तो वहां पे 20 तरह की ज्यादतियां होगी, क्योंकि फौज को तो यही है ना कि एलिमिनेट एवरीथिंग। तो अब उसमें रेप भी होंगे, उसमें बहुत कुछ होगा, कत्ल होगा, तो वो एक नए टेररिज्म को जन्म देगी। तो हमने बहुत बड़ा पॉइंट आप कह रहे हैं। तो आप एक नए आप एक नए टेररिज्म को पैदा नहीं करना, लेकिन कश्मीर का हिस्सा हमने कब्जे में भी लेना है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है। वो आएगा, लेकिन वो जैसे गवर्नमेंट डिप्लोमेसी के साथ काम कर रही है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ जो काम कर रहे हैं, वो टाइम भी आएगा कि वो वाला कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा कहलाएगा। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी है कि अगर हम क्रॉस बॉर्डर जाते हैं तो सैंक्शंस हमारे पे भी उतनी ज्यादा लग जाएगी, हमें भी इनह्यूमन डिक्लेयर किया जाएगा। तो हमने उन चीजों से बचना है जो हमारी नहीं है। हम तो नैम के झंडा बरदार हैं कि हम तो नॉन अलायन मूवमेंट है, और अब भी हम कहते हैं कि वी वोंट अटैक फर्स्ट, वी विल ओनली डिफेंड। आप हमें मजबूर करोगे तो हम हमला करेंगे। तो अभी पाकिस्तान वो काम कर रहा है, कल को मजबूरी में अगर इंडिया को कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ता है तो वो चीजें हैं, ऐसी चीजें कि पीओके। कल रात का एक रिपोर्ट जो मैं देख रहा था, उसमें दिखा रहा था कि 400 मिसाइलें दागी गई है पंजाब की तरफ। बिल्कुल, इसमें कितनी सच्चाई है? 400 ड्रोन थे वो,
400 ड्रोन थे वो। आप देखो कि पठानकोट, गुरदासपुर, जलंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, होशियारपुर, रोपड़, मतलब आप ये मानो कि अंबाला, कि जहां जहां भी एयरफोर्स के कंटोनमेंट हैं वो वहीं गए हैं। लेकिन साथ के साथ उन्होंने सिविलियंस के ऊपर भी हमले किए हैं। लेकिन हमारा जो डिफेंस लाइन है S-400, तो उसने जो अभी जो 2018 में हमने रशिया से लिया था, जिसके ऊपर अमेरिका ने बहुत बवाल मचाया था कि मैं सैंक्शंस लगा दूंगा अगर तुम ये बाय करते हो, तो वो चीज एक बहुत अच्छी बाय हुई है। उसको हम सराहनीय कदम बताया जा सकता है गवर्नमेंट का, कि एक अच्छा, जिसने अभी अपने आप को, जैसे राफेल ने अपने आप को सही किया, जैसे कारगिल में 99 में हमारे बोफर्स तोप चले थे, तो वो देखो, हालांकि बोफर्स का कितना बड़ा मुद्दा, उसको करप्शन का नाम था, लेकिन जब बोफर्स चला -35 डिग्री के ऊपर, तो उसने पाकिस्तान को बता दिया कि हमारे पास जो हथियार हैं वो हमेशा ही बढ़िया होते हैं। तो हमारी डिफेंस लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन पीओके वाले मसले को वो ना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है उसको, जो ये अंधभक्त होते हैं ना, मतलब वो दे आर नॉट। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बोल दिया है कि जो मीडिया है वो जानबूझकर ऐसी खबरें फैला रहा है जिससे बेचैनी बढ़ रही है। तो उन्होंने उनको तकीद की है, ऐसे काम मत करो। हमारे जो अपने मीडिया में, जो सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट हैं, वो यूक्रेन रशिया के वीडियोस को टारगेट बना के उसको मेक करके ये पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला कर दिया, वो ऐसा बना के रूमर्स को पैदा, रूमर्स जितनी भी जन्म लेगी उतना हमारा हिंदुस्तान का नुकसान है। तो ऐसी बात क्या कहना चाहेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया जो ये कर रही है, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल में ये चीज दिखाई जा रही है, गेमिंग वीडियो को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पे अटैक कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? जिस दिन ये अटैक हुआ था, हमने पुलवामा का बदला लेने के लिए पहला अटैक किया था रात को, तो उस दिन मैं रिपब्लिक टीवी देख रहा था। मैं अगर चाहूं तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो फेमस है बंदा चीखे मारने की, मुबारकबाद दे रहा था फौजियों का, बहुत बहुत मुबारक, ये हमला हो गया, चीयरिंग टाइम, ये डांसिंग टाइम, मतलब वो इस चीज को उल्लास मना रहा था। लेकिन मैं समझता हूं कि मौत चाहे दुश्मन के घर में हो, माँ तो उसकी भी रोएगी, और मौत मेरे घर में हो तो माँ तो मेरी भी रोएगी। तो किसी के लाश के ऊपर डांस करना ये भारतीय सभ्यता की निशानी कभी भी नहीं रही। ये दरिद्रता की, और मैं कहूंगा कि शैतान की एक निशानी हो सकती है, लेकिन ये जो देवताओं का देश है उसकी निशानी नहीं हो सकती। हमने जब लड़ाई की है, बात कही आपने जी, जो रामचंद्र जी की लड़ाई थी वो रावण के खिलाफ थी। क्या रावण को मारने के बाद उन्होंने जश्न मनाया? उन्होंने तो लक्ष्मण को कहा था कि जाके इससे सबक लो, कि ये बहुत ज्ञानी आदमी मरा है। और कृष्ण जी की जो लड़ाई थी महाभारत, उसमें भी कोई जश्न नहीं मनाया गया। तो वो कभी भी नहीं है। 47 में हमने क्या दिया है? 10 लाख लोगों की जाने, जिसमें 1.5 लाख सिर्फ औरतें रेप हुई थी। आज तक तो वो कहानी सामने नहीं आई। मतलब वो चीजें, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, तो फिर जर्नलिज्म और एक नॉर्मल बंदे में क्या फर्क रह गया? फिर आप जर्नलिस्ट क्यों बने हो? फिर तो जैसे हमारे टीचर कहा करते थे ना कि भैया शहर के बाहर पकौड़े की वो काट लगा लेना, लेकिन जर्नलिस्ट बनना है तो आपका समाज के प्रति कोई जवाबदेही है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक कर रही है अभी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में। जितने भी बड़े चैनल हैं वो अपने आका को खुश करने में लगे थे, लेकिन आका तो दुखी हो गया कि यार तुम लोग तो मेरी पोजीशन ही ऑकवर्ड कर रहे हो। तो पोजीशन हमारे नेशन वाइड अगर हम ऑकवर्ड करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को उसको डांटना पड़ेगा, और वो डांट पड़ी तो मेन स्ट्रीम मीडिया की फजीहत हुई है। लेकिन इसमें सोशल मीडिया, आप जैसे जर्नलिस्टों की बात बढ़कर निकल के आई है कि वो बहुत संजीदा बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं जी। तो इसमें जो हिंदू मुस्लिम किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और इसमें युद्ध के दौरान भी हिंदू मुस्लिम किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे?
देखो, अगर हम युद्ध के दौरान हिंदू मुस्लिम करते हैं तो हम मोर और लेस पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि जो आज के टाइम पे हिंदू मुसलमान कर रहा है वो पाकिस्तानी ज्यादा है, भारतीय कम है। क्योंकि यही तो मोटिव है पाकिस्तान का कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हो, वो डिस्टेबलाइज हो, वहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पे आ रही है वो डाइवर्ट होके कहीं वियतनाम, कहीं इंडोनेशिया में, ताइवान में जाए, यहाँ बेरोजगारी और बढ़े, यहाँ सिविल वॉर जैसे हालात हो जाए। तो वो तो पाकिस्तान की गेम का हिस्सा बन रहे हैं, वो भारतीय कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपकी नज़र में, क्या होना चाहिए? जैसे प्रोपोगेंडा चलते हैं ट्विटर पे, बहुत सारे ट्वीट वायरल होते रहते हैं, पिक्चर दिखाया जाता है कि देखो हिंदू मुसलमान को मार रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो पहलगाम वाला जो इंसिडेंट है सर, उसमें नाम पूछकर मारा गया था। तो इसको एक तरह से टूल भी बनाया गया था, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं, आपकी बात वो बड़ी अच्छी है पहलगाम की कि नाम पूछ के मारा गया था। भाई अगर नाम पूछ के मारा गया था तो फिर उसमें जो सूची जारी हुई है शहीदों की, उसमें मुसलमानों का नाम क्यों आ गया? एटलीस्ट डिलीट तो कर देते हैं अपनी बात सच्ची करने के लिए। वो तो मुसलमान मरे हैं और जो लोग आए हैं वो बता रहे हैं कि वो कश्मीर के लोग मुसलमान हमें कैसे अपनी जान जोखिम पे डाल के बचा के लेके गए हैं। वो क्या था, उनको तो लूट। और यही बात मैं बताऊं, जब केदारनाथ में, बद्रीनाथ पे फ्लड्स आए थे तब क्या कहानी आई थी कि वहां के लोकल लोगों ने टूरिस्ट को लूटा, गहने छीने, पैसे छीने। वो कहानी अभी तो हिंदुस्तान की है। और ये कश्मीर से भी हिंदुस्तान की कहानी आ रही है कि वो लोग उनको फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में स्टे दे रहे हैं, फ्री में एयरपोर्ट तक ड्रॉपिंग दे रहे हैं, फ्री में सिक्योरिटी दे रहे हैं। भाई ये चीजों की तुलना तो करनी पड़ेगी आपको कि सही कौन है, गलत कौन है। असल में ना तो बुरा हिंदू है ना बुरा मुसलमान है। जो बुरा है ना वो आपका खोखला दिमाग है जो खुद नहीं सोचता, किसी और के द्वारा सोचे गए नमूने के ऊपर काम करता है। जब मतलब गुरबाणी कहती है ये ना, एक गुरु नानक साहब कहते हैं कि अंधी रैयत ज्ञान विहूणी भा पई मुर्दार। मतलब जो रैयत है वो अंधी है, ज्ञान विहूणी। जिसको ज्ञान नहीं है ना, जिसको अपने आसपास का पता नहीं है, वो अंधा है। वो उसको ज्ञान नहीं है, वो अंधा है और उसका मोल एक चलती फिरती लाश के बराबर है, ये गुरबाणी कहती है। तो उस चक्कर में जो लोग ये काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में वो चलती फिरती लाशें हैं, वो जिंदा जागते इंसान नहीं है। जो जिंदा होगा वो जिंदा लोगों से मोहब्बत करेगा, वो चाहे किसी धर्म के हो, किसी नस्ल के हो, किसी जात के। जी, इस पे एक वीडियो देख रहा था मैं, कम से कम अभी की जो स्थिति है, ऐसे वक्त में सारे पॉलिटिकल जितने भी लीडर हैं वो साथ आ चुके हैं। एक मैं सोशल मीडिया पर एक पिक्चर काफ़ी वायरल हो रहा था जिसमें ओवैसी का बयान था पाकिस्तान मुर्दाबाद, और उसके नीचे एक पाकिस्तानी का कमेंट था जो गाली दे रहा था ओवैसी को, और उसके डिफेंड में एक कमेंट था जो हिंदू का था जो ओवैसी को बचा रहा था। तो यही खूबसूरती है ना। ये मतलब ये एक मैसेज है कि व्हाट इंडिया एग्जैक्टली इज, व्हाट एग्जैक्टली वी आर, दैट इज द एग्जांपल, ट्रू एग्जांपल। बिल्कुल। तो ऐसे जो आपसे मेरा लास्ट सवाल है सर कि आखिर इंडिया पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है, मान लिया जाए स्टार्ट हो जाता है, तो चाइना अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में जाता है और यूएस भारत के सपोर्ट में आता है, तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हो जाएगा? जिस तरीके से देख रहे हैं कि इजराइल मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल मचा हुआ है, उसके बाद यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो क्या ऐसा माना जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। उसका कारण है रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसमें रशिया न्यूक्लियर पावर है, यूक्रेन नहीं है। और जो हमास फिलिस्तीन की और इजराइल की लड़ाई हो रही है उसमें भी फिलिस्तीन न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो ये कभी भी, क्योंकि जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है
अमेरिका का, चाइना का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर पोर्शन है वो हम हैं। बिल्कुल, वो इंडिया है, 150 करोड़ की आबादी है। तो मतलब एक उसको वो खराब नहीं करेंगे और उसको वो इतनी बड़ी वॉर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अमेरिका का तो अभी स्टारलिंक भी आ रहा है, जो ट्विटर का मालिक है वो अभी आ रहा है, उसके टेस्ट चल रहे हैं। तो भैया जो ट्रंप का राइट हैंड है उसका, ट्रंप का खुद की लड़की का बांग्लादेश अपने बंगाल में कितना बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ट्रंप की खुद की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चाइना की इंडिया में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। चाइना और जापान आप देखो, जो हमारा बुलेट ट्रेन चल रहा है या और हमारा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहे हैं भारत के मोदी के सपने, तो उसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट हो रखी है, चाइना की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो चाइना अगर आना होता तो अभी तक वो आ चुका होता। अभी चाइना के हथियार पाकिस्तान यूज कर रहा है, तो इसको हम कहें कि चाइना हिस्सा है, फिर तो हम भी रशिया के हथियार यूज कर रहे हैं, फिर तो वो अमेरिका कहेगा कि आप रशिया के साथ खड़े हैं, तो अमेरिका क्यों आएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान जो धमकी देता रहता है कि वो परमाणु हमला भी कर सकता है, क्या कर सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी होगा भी नहीं। एक तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उनका आखिरी गलती होगी, दुनिया के नक्शे से खुद ही खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बात तय है। लेकिन जो सुपर पावर्स बैठी हैं वो पाकिस्तान को कभी भी ऐसा अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि चाइना और अमेरिका टोटल उनके पास एसेट्स है, वो कभी भी अपने एयरफोर्स के जहाज पाकिस्तान में उतार सकते हैं। हमने उसामा बिन लादेन के टाइम पे भी देखा है कैसे अमेरिका पाकिस्तान में बैठा है। हम चाइना का तो हमें पता ही है कि वो पाकिस्तान में बैठा है। तो वो कभी भी ऐसा, क्योंकि चाइना या अमेरिका ये व्यापारी मुल्क है, ये व्यापारी आदमी है। ये हम जैसे हम नाम लेते हैं ना कि अंबानी अडानी, ये दुनिया के अंबानी अडानी है। ये कभी भी अपना सौदा खराब नहीं करेंगे। जिसने सौदा खरीदना है, अगर वो कहते हैं ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। क्यों है? क्योंकि उनके हथियार बिकेंगे, उनको पैसा जाएगा। तो उनको ये वाली लड़ाई चलती है मीठी मीठी कि एक तो उनके हथियार भी टेस्ट हो गए, अमेरिका के हथियार इंडिया टेस्ट कर रहा है, रशिया के हथियार इंडिया टेस्ट कर रहा है, फ्रांस के हथियार इंडिया टेस्ट कर रहा है, ऐसे ही दूसरे देशों के हथियार पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है। तो उनकी तो ये लेबोरेटरी का काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो लड़ाई कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका कंज्यूमर बेस खत्म हो जाएगा। जब आपका व्यापार खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। बॉर्डर पर जो लोग अभी मौजूद हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बॉर्डर पे जो लोग हैं, मेरे भाई बहन बुजुर्ग हैं, तो मैं उनको संदेश तो क्या देना चाहूंगा, मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूं। लेकिन ये चीज 100% सही है कि रात को अंधेरा रखे, दिन में ही अपना इंतजाम कर ले कि रात को बत्ती जलानी ना पड़े। और ये पूरे बॉर्डर का नहीं है, पूरे पंजाब का हिस्सा बन चुका है। अपने पास डिम लाइट्स रखें, 5 वाट के नीचे वाले बल्ब अगर हो सकता है एक कमरे में लगाएं। घर की बत्तियां जो जलाएं वो बाहर असेस ना हो पाए, और पर्दे पूरे करके रखें कि रोशनी बाहर ना जाए। क्योंकि जो रोशनी हमारी है वो हमारी रोशनी नहीं होगी, वो हमारी दुश्मन होगी, वो हमारी मौत का सामान होगी। अगर हमारी रोशनी को पाकिस्तान के ड्रोन ने, फाइटर विमान ने या मिसाइल ने डिटेक्ट कर लिया तो वो हमें निशाना लॉक करके वहीं गिरेगी। उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिविलियन है, और वो कभी भी उस मौके को छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा अंधेरा जो है वो अंधेरा हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। तो अंधेरे को दोस्त बनाइए, आंखें मूंद के अपने अंदर की रोशनी को ढूंढिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया अपनी बात रखने का, बहुत शुक्रिया।